एक दो मेटल्स और लिखवा देता हूं। ग्रेफाइट के बाद लिखें जी लेड लिखें, Pb इन द सॉलिड स्टेट, उसकी वैल्यू है 64.8। मैं आज जस्ट आपको वैल्यूज लिखवाऊंगा, इन वैल्यूज का क्या क्या मतलब निकलता है क्या नहीं निकलता। मैं आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, मैंने वो बायोलॉजी वाले बच्चों को भी पढ़ाना है। आज जैसा आप टेबल कंपोज कर लें, इस टेबल की बुनियाद में हमने क्या क्या करना है वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। लेड के बाद लिखे जी मरकरी, दैट इज Hg लिक्विड, उसकी वैल्यू लिखें 76.0। फिर लिखें ब्रोमीन, Br2 लिक्विड, उसकी वैल्यू है 151.6। ब्रोमीन के बाद अगर मैं कोई गैस लिखवाऊं, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज O2 गैस, तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 205.0। चलें, वैसे तो मैं इसके बाद में और वैल्यूज भी लिखवाऊंगा। वैसे तो मैंने इन वैल्यूज के ऊपर आज के लेक्चर में डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जनरल सा आइडिया मैं नहीं देना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन वैल्यूज को देखकर क्या फीलिंग आ रही है? एनीवन प्लीज? नहीं, नीचे जाते हुए कोई नीचे क्या वो ट्रेंड है, कंपैरिजन दे जी पुत्र। हाँ, वो कहते हैं सर जी देखें, पहले आपने सॉलिड्स की मिसालें दी हैं, उनके एंट्रोपी वैल्यूज कम है। फिर आपने लिक्विड की मिसाल दी है, उनकी एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा है। फिर आपने एंड पे गैसियस एग्जांपल लिखी है, उसकी एंट्रोपी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं कहूं जी डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर करें तो किसका एंट्रोपी ज्यादा है? ग्रेफाइट का। इसका मतलब क्या है? ग्रेफाइट के अंदर डिसऑर्डर ज्यादा है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब क्या था? डिसऑर्डर, ठीक है। जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी उसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा। आई होप यू नो, डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर करें, डायमंड बहुत ऑर्डर्ड है, मतलब इवन इन तमाम सब्सटेंसेस में डायमंड की एंट्रोपी बहुत कम है, इतनी कम है कि उसका डिसऑर्डर बहुत कम है। तो फिर क्या ज्यादा है? उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर जी? दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड सब्सटेंस क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड सब्सटेंस डायमंड है, ठीक है। उसके अंदर वो आपने सारी केमिस्ट्री पढ़ी है, पता नहीं, टेट्राहीड्रल और 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क, बॉन्ड्स, ये वो इलेक्ट्रॉन पैटर्न। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं भी उस पर बात नहीं करना। हाँ, अगर आप देखें ग्रेफाइट से आप लेड पे चले जाएं, एकदम एंट्रोपी इतनी ज्यादा, इसका मतलब क्या है? लेड के अंदर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, क्रिस्टल लैटिस उतनी भी कोई जुड़ी हुई नहीं है उसकी। अच्छा, उसके आगे जाए, अगर हम मरकरी देखें, मरकरी है मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट वाला है, तो उसकी एंट्रोपी थोड़ी और ज्यादा है। अब उस लिक्विड से ज्यादा लिक्विड एक और ब्रोमीन लिक्विड देख लें, सर वो तो सिंपल मॉलिक्यूलर लिक्विड है, उसमें तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो क्या है? उसकी बहुत ज्यादा एंट्रोपी है। फिर ऑक्सीजन देखें, सर तो है क्या है, सर तो बिल्कुल दूर दूर है, तो उसकी एंट्रोपी फिर क्या है? सर सबसे ज्यादा। तो बुनियादी तौर पर एंट्रोपी का ताल्लुक किसके साथ है? हमने कल इसका मीनिंग पढ़ा हुआ है। सर एंट्रोपी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन द सिस्टम। जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा, जितना ज्यादा सिस्टम फैला हुआ होगा, जितने पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, उनकी एंट्रोपी की वैल्यू उतनी, किसी को मसला इस बात से, उतनी ज्यादा होगी। सो खैर यार, बहरहाल यहाँ से अगर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, नोट्स में कल लिखवाऊंगा, अभी मैं अगली कुछ वैल्यूज लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ से आगे जाएं, अगर मैं ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसी का लिखता हूं तो दैट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड लिखें। दैट इज CO2 गैस। CO2 गैस की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 213.6। इसके बाद देखिए जी, एक होता है चले, यहां तक तो मैं चला गया गैसेस तक। अब मैं दोबारा एक और सीक्वेंस स्टार्ट करने लगा हूं।
मैं एक ही सब्सटेंस की 3 डिफरेंट स्टेट्स मेंशन करूंगा अभी, एंड दैट मस्ट बी क्या, आई थिंक दैट शुड बी दिस आइस वाटर एंड स्टीम। मैं आइस वाटर और स्टीम का कंपैरिजन देना चाहता हूं। आइस, वहां से और ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। आइस है H2O सॉलिड, वाटर है H2O लिक्विड, स्टीम है H2O गैस। इनकी जरा वैल्यू सुन लीजिए। Ice in the solid state it is 48.0, water in the liquid state it has 69.9, and steam that is in the gaseous state its value is 188.7. 188.7 यहां से और ऑब्वियस हो गया कि एक ही सब्सटेंस को जब आप सॉलिड स्टेट में वाटर लेंगे, पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा ऑर्डर होगा। क्या होगा? पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, तो डिसऑर्डर क्या होगा? कम होगा, तो एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। स्टीम में क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, तो उनके अंदर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होगा, तो उनकी एंट्रोपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। किसी को मसला इस बात से? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं। आई थिंक दिस नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक लिखे जी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO सॉल्यूट, फिर एक लिखें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड। यहां जो मैं वैल्यूज दूंगा इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं समझा रहा। दैट इज 39.7 and this calcium carbonate its value is 92.9. ये प्लीज मैं करूँ। एक और वैल्यू है जी, वो लिखें। मैंने आगे जिन जिन रिएक्शंस में जिसको कंपेयर करना है उसको लिखें जी। नेक्स्ट वैल्यू इज मेथनॉल। CH3OH इन द लिक्विड स्टेट, इसकी जो वैल्यू है 239.7। 239.7 239.7 बस इतनी वैल्यूज लिखवानी है और वैल्यूज नहीं लिखवा रहा, इतनी ही वैल्यूज मैंने लिखवानी है। एंड आफ्टर दिस टेबल मैं आपकी स्पेसिफिकेशंस देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। डेफिनेशन तो हमने कर ली है। एंट्रोपी टेबल को देखकर हमने क्या करना है, हमने आगे एंट्रोपी चेंजेस को कैलकुलेट करना है। लेकिन जहां तक एंट्रोपी चेंजेस के कैलकुलेशंस का ताल्लुक है, मैं अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कल के लेक्चर में इस एंट्रोपी टेबल के ऊपर क्या करूंगा, इस एंट्रोपी टेबल के ऊपर मैंने कुछ बातें करनी है कि किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू क्यों इतनी है, किसकी वैल्यू कैसे है। इसके ऊपर कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ताकि वो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ाया और समझाया जा सके। अदरवाइज उनको मुझे पूरा लेक्चर दोबारा देना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं टेबल ही बनाना चाहता था। मैं कल इस लेक्चर में मजीद डिटेल पे बात करूंगा। दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। केमिस्ट्री, यू नो, केमिस्ट्री में हमारा कौन सा सेक्शन है? इट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा कौन सा चैप्टर है?
केमिकल एनर्जेटिक्स, और केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? पहले पढ़ाया था एंथैल्पी चेंज, अब पढ़ा रहे हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का वैसे सिंबल क्या बनता है? डेल्टा एस, और इसकी यूनिट्स क्या बनती हैं? क्या बनाई थी हमने? जूल्स पर मोल पर केल्विन। सो हमने सबसे पहले क्या किया है इसके अंदर? ये जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिसने कल हमारा लेक्चर नहीं लिया है, उसमें एक टेबल मैंने लिखवाया हुआ है, प्लीज साथ वाले बच्चे की कॉपी देख लीजिए। वहां टेबल को जल्दी से जल्दी आपने कॉपी करना है जी। बहरहाल मैं भी टेबल दोबारा भी बनवा देता हूँ, मैं दोबारा भी बनवा दूंगा। मैंने क्या बताना है और क्या नहीं बताना, क्या कहता है भाई, नोट सारे मिक्स किए हुए हैं, आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी बंदा अपनी कॉपी बनाता। बाद में आप ही पढ़ेंगे, सोचते रहेंगे क्या लिखा मैंने, क्यों लिखा। हाँ जी, जब आप लोगों का आखिरी लेक्चर हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो मैंने तब आपको एंट्रोपी का मीनिंग समझाने की कोशिश की थी। मैं क्विक रिव्यू उसका कर लेता हूं। हमने एंट्रोपी की इम्प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी थी? इट्स द लैक ऑफ ऑर्डर इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, इट्स द डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, इट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, इट्स द spread of thermal energy in the particles of the system, it's the dispersal of thermal energy in the particles of the system. फिर हमने जब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की तो हमने कहा इट्स द मेजर ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। या हमने इसको कहा इट्स प्रॉपर्ली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी इन अ गिवन सिस्टम in a given amount of a system at a particular temperature. I think ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई भी है और इसके हिसाब से हमने इसका फार्मूला भी डिजाइन किया हुआ है, लेकिन मैं इसके फार्मूला में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना मैं इसकी यूनिट्स में इंटरेस्टेड था कि उस फार्मूला में ऊपर कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और नीचे मोल्स और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन। बाकी जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है तो हाँ, हमसे फॉर्मूला तो नहीं बल्कि डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है कि आप जरा एंट्रोपी का मीनिंग एक्सप्लेन कर दें। तो हम एंट्रोपी का क्या मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे कि एंट्रोपी क्या चीज होती है? सर जी, इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी इन व्हाट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें आप जो भी करें इसी तरह ऊपर जूल्स मेंशन हुए और नीचे मोल्स और केल्विन मेंशन हो जाए। मोल्स मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केल्विन मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जूल्स मतलब द एनर्जी, द डिस्पर्सल ऑफ थर्मल एनर्जी या द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी, जो भी है वो ऊपर के न्यूमरेटर में है। मैं इसके मीनिंग के ऊपर आपकी छुट्टियों से पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूं और परसों भी मैं इसके मीनिंग के ऊपर एक लेक्चर दे चुका हूं। मैं मजीद बात नहीं करना चाहता अनलेस और अनटिल आप कोई सवाल मुझसे पूछ लें इसके मीनिंग को लेकर। एनीवन जनाब, किसी ने अगर इसके मीनिंग का सवाल पूछना है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं? ओके। फिर हमने कहा कि अगर हम टेम्परेचर, स्पेसिफिकली टेम्परेचर की कंडीशन या जनरली प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन और जो भी बाकी कंडीशंस होती हैं, अगर उनको फिक्स कर लें, उनको अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बना लें तो क्या होगा? उन कंडीशंस को अगर हम फिक्स कर लें तो हम शायद डिफरेंट सब्सटेंसेस की एंट्रोपी की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, उनका एक कंपैरिजन डेवलप कर सकते हैं कि जनाब किसकी एंट्रोपी कम है और किसकी एंट्रोपी ज्यादा है और क्यों ऐसा है और क्यों वैसा नहीं है। इस चक्कर में मैंने आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज लिखवाई। ठीक है, एंट्रोपी चेंज तो भी मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने अभी आपको पहले क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यू। जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यू है उसका क्या सिंबल होगा? एस, और उसके ऊपर क्या होगा? थीटा का निशान होगा। जहां तक एंट्रोपी चेंज का ताल्लुक है
लेट मी टेल यू, हमने अभी तक कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस नहीं पढ़ा जिसमें हमने एंट्रोपी चेंज मेजर करना हो। हमने तो बस अभी क्या पढ़ा है जी? हाँ, एंट्रोपी का मीनिंग हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने एंट्रोपी पढ़ा, एंट्रोपी पढ़ा होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं पढ़ा अभी। एंट्रोपी इज एस एंड उसकी यूनिट्स आर जूल्स पर मोल पर केल्विन। फिर हमने स्टैंडर्ड एंट्रोपी पढ़ा। अब हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू पढ़ रहे थे और उसका सिंबल ये वाला है और उसकी भी यूनिट्स जूल्स पर मोल पर केल्विन है। ओके, किस किस की वैल्यू पढ़ी हमने? मैंने कल आपको एक टेबल लिखवाया था, उसमें सबसे पहले अगर आप देखें, जिन्होंने टेबल कंप्लीट नहीं किया हुआ वो प्लीज किसी अपने क्लास वालों से कॉपी लेके टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं उस टेबल में जो वैल्यूज लिखी हैं उन वैल्यूज के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट देना चाहता हूं आज के लेक्चर में। तो देखिएगा जनाब साहब, ये लीजिए। सबसे पहले आप अगर देखें तो आपके पास सबसे पहली वैल्यू कौन सी लिखी हुई है? डायमंड लिखी हुई है और डायमंड के बाद ग्रेफाइट लिखा हुआ है। प्लीज टेल मी, डायमंड की एंट्रोपी की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपने कल? 2.4। वैसे कोई ना कोई सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने? किसी की हाईएस्ट होगी मेथनॉल की, क्या लिखा हुआ? 239.7। अब डायमंड की वैल्यू है 2.4 और एक सब्सटेंस है मेथनॉल, उसकी वैल्यू है 239.7। एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 200 है। इतना बड़ा फर्क क्यों है यार? दो वजूहत। डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स हैं, वैसे तो मेथनॉल के अंदर भी कार्बन के एटम्स हैं। वैसे वो एटम्स नहीं, कंपाउंड है पूरा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। लेकिन जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? डायमंड सॉलिड स्टेट में है और मेथनॉल जो है वो बड़ा एक वोलेटाइल किस्म का लिक्विड है। या तो या वो गैस है, या वो बहुत ही 2 मिनट में उड़ जाने वाला लिक्विड है। अगर ढक्कन शक्कन खोलेंगे तो उसने 1 मिनट में सारी की सारी बोतल ने खाली होकर हवा में चले जाना है, तो हम उसको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड है। अब एक तरफ वोलेटाइल लिक्विड है, एक तरफ सॉलिड है। तो सॉलिड भी कैसा है? ऐसा सॉलिड है कि उसको हमने बचपन में क्या पढ़ा है? द हार्डेस्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, जिसको काटने के लिए उसी जैसा कोई बंदा चाहिए, अदरवाइज कोई भी उसको काट नहीं सकता है। मतलब उसके एटम्स इतने जैम पैक्ड हैं, इतने टाइटली पैक्ड हैं, इतने क्लोज टुगेदर हैं, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसको मेल्ट करना या बॉयल करना या काटना या ब्रेस करना या जो भी करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या उसमें कोई मतलब आई मस्ट से कि डायमंड के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, इनफैक्ट कार्बन के एटम्स हैं, दे आर व्हाट? उनका ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर है, मतलब हाईली ऑर्डर्ड है, बहुत एक पर्टिकुलर पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है और बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा ऑर्डर्ड हैं कि एंट्रोपी उतनी कम है। क्या? इतना ज्यादा ऑर्डर है कि एंट्रोपी उतनी, तो इसका मतलब एंट्रोपी का और ऑर्डर का क्या ताल्लुक हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। जिसके अंदर ऑर्डर ज्यादा है उसकी एंट्रोपी कम है। इसमें किसी को मसला है? तो हमने कहा था एंट्रोपी का ताल्लुक है डिसऑर्डर के साथ। डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, डिसऑर्डर कम होगा तो अच्छा, अगर किसी में ऑर्डर बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा? आई बिलीव वो तो फिर एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो मैं डायमंड के साथ सबसे पहला कमेंट लिखवाना चाहता हूं। वो क्या कमेंट है जी? कि डायमंड के अंदर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड कैसे? इन व्हाट? इन ग्रेट ऑर्डर, मतलब एक बहुत हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। इस वजह से बहुत ही लो एंट्रोपी की वैल्यू है। तो प्लीज पहला कमेंट लिखेंगे इन डायमंड in diamond the carbon atoms या पार्टिकल्स लिखें या कार्बन एटम्स लिखें, इन डायमंड क्या हो रहा है? पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन क्या लिखूं? ग्रेट ऑर्डर या हाई? हाँ, हाईली ऑर्डर लिखते हैं, इन हाई ऑर्डर। ये लिख दीजिए, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ हाई ऑर्डर, इन अ हाई ऑर्डर। अब यहाँ पे लार्ज ऑर्डर या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर तो नहीं सकता, हाई ऑर्डर आई थिंक थोड़ा सा रिलेट करता होगा। हाँ, मतलब ऑर्डर का एडजेक्टिव देना है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का हूँ, हाई ऑर्डर का हूँ, आई थिंक हाई ऑर्डर कहना चाहिए। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन हाई ऑर्डर ड्यू टू विच, बल्कि मैं सिर्फ हाई ऑर्डर नहीं,
आई मस्ट से द हाईएस्ट ऑर्डर। क्या कहना चाहिए? अरेंज, चूंकि इसकी मैं वैल्यू सबसे लोएस्ट लिखवा रहा हूं तो मुझे इसका ऑर्डर क्या कहना चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर, अरेंज इन हाईएस्ट ऑर्डर। सो its entropy value is lowest. So its entropy value is lowest. So its entropy value टेबल के बाद लिखेंगे, टेबल के बाद लिखे, पता नहीं मैं कितना ज्यादा लिखा हूं। So what? So its entropy value is lowest. Hence what? Hence we can say जो मैं पहला कॉन्सेप्ट निकालना चाहता हूं वो ये है, hence we can say that entropy is inversely proportional to order of क्या? Order of particles. I hope इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जितना ज्यादा ऑर्डर होगा एंट्रोपी उतनी कम होगी। ठीक है, जी जनाब, आप टेबल में देख सकते हैं कि डायमंड की वैल्यू सबसे कम थी। ठीक है, चूंकि उसके अंदर क्या था? ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल्स हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम ये कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है, जिस वजह से उसकी एंट्रोपी लोएस्ट एंट्रोपी है इन तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इनके कंपैरिजन में। अच्छा, अब अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर करूं तो आप क्या कंपैरिजन देंगे मुझे? आपका ऑर्डिनरी लेवल का क्या कंपैरिजन है? कि ग्रेफाइट डायमंड के मुकाबले में थोड़ा सॉफ्टर है। आई थिंक हमने पढ़ा था डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट, बिकॉज उसका टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट नहीं है, उसका वो हेक्सागोनल लेयर्ड अरेंजमेंट है और लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स है। अब ये केमिस्ट्री तो हमें पता है, अब इस केमिस्ट्री को हम रिलेट करेंगे किसके साथ? एंट्रोपी की वैल्यू के साथ। कैसे रिलेट करूं कि सर जी व्हाट इज हैपनिंग? आपका जो ये वाला है ग्रेफाइट वाला है, चूंकि वो थोड़ा सॉफ्ट है, कार्बन डायमंड वाला थोड़ा हार्ड है, हार्ड वाले में ऑर्डर ज्यादा होता है, सॉफ्ट वाले में ऑर्डर थोड़ा कम होगा। तो आपको पता है ऑर्डर कम का मतलब क्या है? चारों कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बने हुए, 3